नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री के इस दावे के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी 370 सीटें कैसे जीत सकती है और यह प्रधानमंत्री ने 370 का आंकड़ा कैसे तैयार किया है, क्योंकि देश में कुल 543 सीटों में से 199 सीटें ऐसी है जिनको बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। पिछले 2 बार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में प्रचंड लहर है, तब भी इन 199 सीटों पर बीजेपी हारी है। इसीलिए सवाल यह है कि फिर 370 सीटें कैसे जीतेगी। बीजेपी इस आंकड़े को पा सकती है। इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक, पुराने चुनाव के आंकड़े का विश्लेषण करें और मौजूदा आज के राज्यों में, कुछ राज्यों में उन बीजेपी की स्थिति क्या है जहां बीजेपी चिंता में दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 1 माह में जो कुछ राजनीतिक घटनाएं देश में घटी है और अभी घट रही है, उनको जब देखा और समझा जाता है तो यह महसूस किया जाता है कि बीजेपी इस बार 370 के आंकड़े को पा भी सकती है। इसीलिए दोनों बातों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। पिछले चुनाव के कुछ आंकड़े, कुछ राज्यों में मौजूदा स्थिति, उन आंकड़ों से तुलना करते हुए, और अभी जो पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन में देश में राजनीतिक घटनाएं घटी है, ये राजनीतिक घटनाएं पिछली बार के जो 2 चुनाव हुए हैं, 2014 का और 2019 का, उनसे अलग कैसे, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 के आंकड़े की बात क्यों कर रहे हैं। पहले कुछ राज्यों की मौजूदा स्थिति और पुराने आंकड़ों से तुलना कर कुछ समीकरण देखते हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी एनडीए के पास कुल 353 सीटें थी। अब कई राज्यों में बीजेपी के पास 2019 जैसे सहयोगी दल नहीं है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी अधिकतम सीटें हासिल कर चुकी है। इसीलिए बहुत ही साफ सी बात है, 370 का आंकड़ा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल काम तो दिखता ही है। लेकिन असंभव राजनीति में कुछ भी नहीं होता है, और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें तो असंभव कुछ भी होता नहीं है। बीजेपी चिंता में कैसे है, पहले इस पर गौर करें तो, और बीजेपी इस चिंता को कैसे दूर कर रही है, फिर इस पर गौर करें तो। कुछ राज्यों में बीजेपी चिंता में है। बात पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में बीजेपी का आम आदमी पार्टी से मुकाबला है और अब पुराने साथी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है। पंजाब में 13 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। एनडीए की जो सहयोगी पार्टी रही थी अकाली दल, वो भी 2 सीटें जीत पाई थी, यानी कि कुल मिलाकर एनडीए के पास 4 सीटें थी। कांग्रेस 13 में से 8 सीटें हासिल कर पाई थी। और अभी कुछ समय पहले पंजाब को लेकर सी वोटर का एक सर्वे आया है, और यह सर्वे बताता है कि पंजाब के लिए कराया गया जो ये ओपिनियन पोल है, अभी हाल ही में आया है, यह बताता है कि यहाँ की 13 में से 4 से 6 सीट आम आदमी पार्टी मौजूदा समय में जीत सकती है। कांग्रेस को भी 5 से 7 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी 0 से 2 सीटों पर रह सकती है, और शिरोमणि अकाली दल भी 0 से 2 सीटें पर रह सकता है। यानी बीजेपी पंजाब में चिंता में है, और अगर 370 का आंकड़ा पाना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन राज्यों में सारी की सारी सीटें जीती थी, वहां पे एक भी लूज बीजेपी को करनी नहीं है। ओपिनियन पोल पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह सही बात है। लेकिन अगर बीजेपी और अकाली दल तालमेल नहीं करते हैं तो यह भी साफ सी बात है कि पंजाब में बीजेपी चिंता में है। कुछ इसी तरीके से दिल्ली में अगर केजरीवाल और राहुल गांधी तालमेल बैठा लेते हैं तो बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर चिंता में पड़ सकती है। बंगाल में भी बीजेपी अपने पिछले चुनाव में 19 सीटों के रिकॉर्ड को छू लेगी, इस पर बहुत से राजनीतिक पंडितों को शक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 370 का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। इन राज्यों में कम से कम 30 सीटें बीजेपी को हासिल करनी पड़ेगी। इन राज्यों की कुल 101 सीटों में से बीजेपी के पास अभी कुल 4 सीटें हैं। ये 4 सीटें भी तेलंगाना से मिली थी, जबकि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है, वहां पर हालात बदले हुए हैं। पिछली बार जैसे इस बार हालात नहीं है। बीजेपी इन राज्यों में 4 से 30 पर कैसे पहुंचेगी, यह ना समझ में आने वाली बात है, और यह संभव होता हुआ दिखता भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मौजूदा समय में देश की राजनीति में कुछ ऐसा घट रहा है जो पहले कभी नहीं घटा। जैसे नीतीश कुमार
अनहोनी जैसी घटना को अंजाम देते हुए वापस बीजेपी के पाले में आ गए। जैसे खबर यह आ रही है कि घोर अपमान सहने के बाद भी उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर नरम हो रहे हैं और कुछ ही दिन में बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए में दोबारा वापस आ सकते हैं। जैसे खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में तालमेल बिगड़ चुका है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ किसी भी समय आ सकते हैं। जैसे खबर यह भी है कि केजरीवाल पर चुनाव की तिथि नजदीक आते आते गिरफ्तारी का दबाव इतना अधिक बढ़ जाएगा कि हो सकता है वो कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाने से साफ साफ इनकार ही कर दे। जैसे खबर यह भी आ रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी के 14 मंत्री और विधायक गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी और सीबीआई बड़ी तेजी से इस पर काम कर रही है। जैसे खबर यह भी आ चुकी है कि पिछले 10 दिन में इंडिया गठबंधन को कई बड़े झटके लग चुके हैं। टीएमसी ने किनारा कर लिया है कांग्रेस से, नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रही है और अब उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हुए दिख रहे हैं। इसीलिए आंकड़ों के समीकरण और घट रही घटनाओं के कारण बड़ी तेजी से जमीनी समीकरण बदल रहे हैं। राजनीतिक तौर पर देश की राजनीति में नेताओं ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पिछले कुछ दशकों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अतीत के भ्रष्टाचार के मामलों को इस समय हथियार बना चुके हैं और यह एक अचूक हथियार है। जब सामने कोई मन से लड़ेगा ही नहीं तो बीजेपी का जो 400 पार का नारा है यह कब साकार हो जाएगा यह किसी को समझ में ही नहीं आएगा। यह नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले समझ ही नहीं रहे कि देश में मौजूदा राजनीति किस तरीके से करवट ले रही है। जिस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं जमीन पर और जमीन के अलावा राजनीतिक माहौल में, इस तरह के समीकरण देश की राजनीति में शायद ही कभी साधे गए हो। नमस्कार, मैं योगेश राणा।